नमस्कार साथियों, मैं राम सिंह यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टडी हिंदी विथ आर्यश यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके YouTube वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से स्टडी हिंदी विथ आर्यश यादव के साथ, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों से सब्सक्राइब करवा लेंगे तो हमसे बहुत जल्द से जल्द आप सभी से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। तो आज आज का जो टॉपिक है आपका वर्ण और वर्णमाला, तो उसका वीडियो हम आपको इसमें अपलोड कर देंगे चैनल पे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा है कैसा नहीं, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और वॉइस कैसी है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो आप लोग फिर जुड़ जाइए और देख लेते हैं। आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला आज का टॉपिक है। वर्ण और वर्णमाला आज के टॉपिक में हम देखेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण और वर्णमाला को देखने से पहले, ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो जान लें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले भाई, हम वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन किसके अंतर्गत कर रहे हैं? तो जी बिल्कुल हमें पता है, वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन हम हिंदी के अंतर्गत कर रहे हैं। हिंदी क्या है? तो बच्चा, हिंदी एक चीज आपको पता है, हिंदी एक भाषा है जो लगभग विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा क्या है आपकी? हिंदी। और किसी भी भाषा को जानने के लिए, या यूं कह लें शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने और बोलने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने और बोलने के लिए हमें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्याकरण कहा जाता है। तो बात आती है, व्याकरण है क्या? व्याकरण है क्या? तो बच्चा आपको बता दूं, व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण एक शास्त्र है। ठीक है, व्याकरण एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख पढ़ और बोल सकते हैं। ठीक है, व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख पढ़ और बोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई व्याकरण की। इसके बाद बात आई भाषा की। तो देख लीजिएगा कि भाई भाषा किसे कहते हैं। फिर व्याकरण तो हमें पता चल गया कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने और बोलने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? व्याकरण की। तो भाषा क्या है? तो सभी साथी ध्यान दें कि भाषा शब्द संस्कृत के, किसके? संस्कृत के भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है बच्चा। और जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति या विचार प्रकट करना। अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, अब भाषा का भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति बच्चा संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ठीक है, ये तो बात हो गई उत्पत्ति की। अब बात कर लेते हैं भाषा है क्या, उसके अलावा भाषा कहते किसे? उत्पत्ति तो हमने जान लिया कि उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि भाषा है क्या और कहते किसे हैं। आइए देख लेते हैं भाषा है क्या और कहते किसे हैं। तो बच्चा आप लोगों को बता दें कि भाषा वो एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है, या हम कह सकते हैं माध्यम है। भाषा क्या है? वो एक साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। तो अगर बात पूछी जाए आपसे, अगर ये पूछा जाए कि भाषा है क्या, तो आप बताएं कि भाषा एक साधन है। अगर पूछा जाए भाषा कहते किसे हैं, वही जिसके माध्यम से या
जिस साधन के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या माध्यम से हम विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा साधन है, और भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा जिस साधन के माध्यम से हम विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? तो उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब अगर कोई भाषा है तो जाहिर सी बात है वो लिखी पढ़ी जाती है, और लिखी पढ़ी जाती है तो उसकी कोई ना कोई लिपि भी हो, उसकी कोई ना कोई लिपि भी होगी। तो आप सभी को इतना तो सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि लिपि कहते किसे हैं। नामकरण तो सबको पता है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम तो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। लेकिन लिपि कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे लिपि किसे कहते हैं। भाई जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अभी तक हम कोई वर्ण का उच्चारण, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं क, अभी ये ध्वनि चिन्ह नहीं है, अभी सिर्फ ध्वनि है। और ध्वनि है तो ये लिपिबद्ध तो हुई नहीं है। जब हम क को लिपिबद्ध कर देंगे, या यूं समझ लीजिए हम ये लिख देते हैं, अब इसको जो है हम ध्वनि चिन्ह कह सकते हैं। अगर हमने कहा क तो वो ध्वनि है, तो मैंने उसी को जो है लिख दिया, एक उसको चिन्ह प्रदान कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि चिन्ह। ठीक है, और ये ध्वनि चिन्ह जो है क जो लिखा गया है, ये किस लिपि में लिखा गया है? तो इस लिपि को बच्चा देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। और इसका जन्म जो है ना, इसका जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात। इस लिपि का जन्म कहाँ माना जाता है? गुजरात में माना जाता है। और सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया नागर नामक ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग किया। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से जो आपके 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है बच्चा? तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। और अगर हिंदी भाषा के जन्म स्थान की बात की जाए तो हिंदी भाषा का जन्म स्थान गुजरात है। और अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बच्चा इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के जो है ना नागर नामक ब्राह्मणों ने किया। किसने किया? नागर नामक ब्राह्मणों ने। ये 3 प्रश्न जो आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ चलेंगे। आपका पहला टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। तो चलिए देख लेते हैं वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, और उसके अंदर कौन कौन से तथ्य या किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत क्या चीजें हैं जिसका अध्ययन आपको करना है। और आप सबको बता दें कि ये जो टॉपिक आपका पढ़ा रहे हैं वर्ण या वर्णमाला या हिंदी के अंतर्गत जो भी चीजें आपको बता रहे हैं, ये हर वनडे के क्लासेस के लिए हैं कि जो भी वनडे की क्लासेज आपकी हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो या पुलिस हो या साई हो या उसके अलावा टेट और सुपर टेट, सबके लिए जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताने वाले हैं। तो जितना जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें ताकि उनका भी जो है कुछ भला हो सके, तो आप कुछ जो है चीजों को, अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो जरूर आप जो है लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, बाकी एक चीज और आपकी सूचना के लिए कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। आप चाहें तो जो टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उसी टॉपिक का उसी दिन रात में जो है 9 बजे उसका जो है क्विज डाल दिया जाता है। क्विज में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से हमारे लिंक से जो है आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से, और वहां पे आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक का वीडियो अपलोड करेंगे उस टॉपिक के जो है आपको प्रश्न भी वहां पे क्विज के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जो साथी जुड़ना चाहें वो वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण की
कि वर्ण कहते किसे हैं। परिभाषा को कई तरीके से बताया जा सकता है, वर्ण की परिभाषा कई तरीके से बताया जा सकता है। जैसे हम कह दें जिन ध्वनियों का खंडन नहीं किया जा सकता, जिन ध्वनियों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ये लो एक परिभाषा। या हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे क्या कहते हैं, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये लीजिए परिभाषा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप परिभाषा बता सकते हैं। या तो ये बता दीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। लेकिन अंतर क्या है बच्चा, ठीक है, ध्वनि और जो यहाँ पे दिया गया है वर्ण या अक्षर कहा जाता है, इसमें अंतर क्या है। तो आपको बता दें कि ध्वनि जो है ना भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तथा वर्ण और अक्षर जो है ना वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, लिखित इकाई है। अंतर कभी कभी होता है, आपसे प्रश्न वन लाइनर के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आपको बताना होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ना वो ध्वनि है, ठीक है। और जब उस ध्वनि को हम लिपिबद्ध कर देंगे, उसको एक जो है चिन्ह का रूप दे देंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वर्ण या अक्षर कहलाएगा जो लिखित रूप होता है, ठीक है। तो बच्चा इस प्रकार से आपके वर्ण की परिभाषा हो जाएगी, भाई जिन ध्वनियों का खंडन नहीं किया जा सकता। अक्षर एक शब्द है अक्षर, अक्षर का अर्थ ही होता है अधर क्षर, ठीक है। क्षर का मतलब होता है नष्ट हो जाना, जिसको नष्ट किया जा सके। और अक्षर का अर्थ जानते हैं कि जब अ किसी मूल शब्द के पहले लगता है तो उसका भाव नकारात्मक हो जाता है। अर्थात यहाँ पे क्षर का अर्थ होता है नष्ट कर देना या नाशवान, नाशवान। तो यहाँ पे बताइएगा दोस्तों आ का अर्थ क्या हो जाएगा, वह जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता या अनाशवान। तो वर्ण किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को ही जो है वर्ण या अक्षर कहते हैं। बस इतनी सी बात है। और इसके बाद यहीं पे देख लेते हैं बच्चा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। उसके बाद चलेंगे वर्ण के भेद पर, उसके बाद चलेंगे वर्ण के भेद में, देख लेंगे वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि वर्णमाला की, वर्णमाला कहते किसे हैं, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में दिया रहता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा है, तो वो मेरे हिसाब से लगता है कि वो बिल्कुल गलत परिभाषा है। वर्णों का समूह जो है ना वो उसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, आगे पीछे भी रखा जा सकता है ना। वर्णों का जो समूह होता है वो आगे पीछे भी हो सकता है, तो क्या वो वर्णमाला है? जी बिल्कुल नहीं है। वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए, तो वो आप ध्यान दीजिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को, ठीक है। समूह तो होना ही चाहिए, समूह होना चाहिए, लेकिन वो समूह कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए और व्यवस्थित। क्रमबद्ध और व्यवस्थित से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर ये देखिएगा कि क के बाद जो है ना आपका ख ही आना चाहिए, फिर ग, फिर घ, फिर ग। ये तो इसका क्रम है कि क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग के बाद घ, घ के बाद ङ। व्यवस्थित की बात जब की जाएगी तो हम इसके वर्ग की बात कर रहे हैं कि क वर्ग के बाद आपका च वर्ग ही आना चाहिए, उसके बाद आपका ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर उसके बाद आपका प वर्ग है, ठीक है। तो ये आपका क्रमबद्ध है, हमने वर्णों का क्रम रखा है और ये इसको हमने व्यवस्थित किया है एक वर्ग के माध्यम से। इसके माध्यम से, वर्ग के माध्यम से, कि पहला वर्ग जो है वो क वर्ग है, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त और पांचवा प वर्ग है। तो बच्चा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको बस इतना सा बताना है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अगर क्रम से और व्यवस्थित नहीं है तो वो वर्णमाला नहीं है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, देख लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के
भेद। अगर देखिए भाई वीडियो में अगर कोई चीज ना समझ में आए तो सभी साथी जो भी लोग जो है लाइव वीडियो को देखेंगे ऑनलाइन मेरे चैनल पर, वो जो है चैनल के कमेंट बॉक्स में वहां पे जो भी आपके सुझाव हैं, सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं। कहा भी जाता है, वैसे वो निंदा तो नहीं है, सुझाव ही मैं उसको मानता हूँ। कहा जाता है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ठीक है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुआए ना। तो मतलब जो आपकी निंदा से तात्पर्य आप लोग निंदक नहीं, मतलब ये है कि जो आपकी कमियों को बताए, जो आपकी कमियों को बताए जो है ना, उसको सदैव अपने पास ही रखना चाहिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे व्यक्ति को जो है ना अगर हो सके तो आंगन में जो है उसके लिए एक कुटी बनवा दीजिए जो आपकी निंदा करता हो। मतलब उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह आपके व्यवहार को जो है ना, आपके व्यवहार को बिना पानी और बिना साबुन के ही जो है ना धीरे धीरे उसको जो है स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा। क्योंकि वो आपकी कमियों को जैसे जैसे बताता जाएगा वैसे वैसे जो है ना आप कमियां अपनी दूर करते चले जाएंगे। तो बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि जो भी अगर कमियां कुछ वीडियो में लगती हैं या कुछ त्रुटियां हैं तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दें, ताकि उसको जो है हम बाद में सुधार कर सकें। हम अपनी कमियों को सुधार करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं वर्ण की परिभाषा के बाद वर्ण के भेद। देखिए वर्ण के भेद में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि वर्ण के कुल भेद और वर्ण के मुख्य रूप से भेद। भाई अगर मुख्य रूप से भेद की बात हो रही है तो आप जान रहे हैं कि दो हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन कुल भेदों की बात हो रही है तो आप जानते हैं अयोगवाह को, जो अयोगवाह स्वर कहे जाते हैं उनको जो है स्वर की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। वो अब स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, या यूं कह दीजिए स्वर की कैटेगरी से उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्ण के कुल भेद जो है 3 हो जाएंगे। वर्ण के कुल भेद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा आप सभी जानते हैं व्यंजन, दूसरा भेद क्या हो जाएगा? व्यंजन। और तीसरा भेद आपका हो जाएगा अयोगवाह। तीसरा भेद बच्चा क्या हो जाएगा आपका? अयोगवाह। तो आपसे जब भी पूछा जाए तो वर्ण के कुल कितने भेद हैं तो आपको बताने हैं 3 भेद हैं। स्वर किसे कहते हैं? पहले बात कर लेते हैं स्वर। भाई छोटी सी परिभाषा है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं। अर्थात आप समझ रहे हैं कि जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इतना लंबा जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। फिर कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ को आपको समझ लेना है, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ लेना है, क्योंकि सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ना है, कंपटीशन के लिए आपको ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो छोटी सी परिभाषा है, स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कुल आप जानते हैं 11 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो बच्चा आपको बतानी है 13, क्योंकि प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी? 13। लेकिन इस समय स्वरों की संख्या जो है आपकी 11 ही है, तो आप 11 ही बताएंगे। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब ये है कि जिनके उच्चारण में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है बच्चा? हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि व्यंजन के अंतर्गत कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है कुल व्यंजनों की संख्या। और जब व्यंजन के भेद बताएंगे तो उसमें आपको ये परिभाषित करके बताएंगे, पूरा डिफाइन अलग अलग करके बताएंगे, डिफाइन करके कि कैसे जो है ना 39 के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जो आपके कुल वर्ण हैं। कुल वर्ण और कुल वर्ण क्या, कुल व्यंजन, सॉरी, कुल व्यंजन कैसे आते हैं। और उसके बाद अगर मुख्य व्यंजन पूछ लिया जाए कि आपके मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी है। कुल व्यंजन तो आपको पता है 39, मुख्य व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो 33 होते हैं। मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। और अयोगवाह,
ठीक है भाई। अयोग वाह में तो आप जान रहे हैं यहाँ अ धन योग धन वाह, इन तीन शब्दों से मिलके बना है अयोग वाह। ठीक है, योग मतलब आप जानते हैं जुड़ना होता है, ठीक है, और यहाँ पे वाह मतलब होता है वहन होना या बोला जाना, बोला जाना। ठीक है, अब योग भाई किसका होगा? आ का। आप दो प्रकार से इसकी परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, देखिए योग किसका होगा? आ का। अब अगर हम परिभाषा बनाए अयोग वाह किसे कहते हैं, तो भाई जिनका उच्चारण जो है ना किसके योग से होता है? आ के योग से होता है, या जो आ के योग से बोले जाते हैं। वाह से तात्पर्य है वहन होना। वहन होना मतलब होता है बोला जाना। तो क्या हो जाएगा? जो आ के योग से वहन होते हैं या बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चा? उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वाह, जिसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये सदैव किसके योग से बोले जाते हैं? तो ये आ के योग से बोले जाते हैं। इनका चिन्ह आप जानते हैं, अनुस्वार और विसर्ग का क्या होता है? ये होता है इनका चिन्ह, और ये हमेशा अंग और अ इस रूप में बोले जाते हैं। इनका उच्चारण सदैव किसके साथ किया जाता है? तो अ के साथ किया जाता है। ठीक है, ये तो वर्ण के भेद में आपके तीनों भेद थे। ठीक है, हाँ एक चीज और पूछी जाती है यहां से। अब अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, भाई ये तो दो हो गए, अयोग वाह आपके दो हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप जान रहे हैं स्वर इसमें से आपके हैं 11, कुल व्यंजन आपके 39 हैं, और अयोग वाह है तो आप जानते हैं 39 और 11, 39 11 कितने हो जाएंगे? 50 और 2 52। कुल वर्णों की संख्या बच्चा कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। और जैसे ही आपसे ये पूछा जाए कि मुख्य वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो मुख्य वर्णों की संख्या में जो आपके ये 11 स्वर है ना, यही कुल स्वर है इस समय, और यही मुख्य रूप से भी है। चाहे आपसे पूछा जाए मुख्य स्वर, चाहे पूछा जाए कुल स्वर, आपको दोनों सवालों का आंसर एक ही देना है, 11। कितने होते हैं? 11। और यहाँ पे पूछा जा रहा है मुख्य वर्णों की संख्या। मुख्य वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको मुख्य स्वर और मुख्य व्यंजन जोड़ देने हैं, यानी कि 33 और 11 मिला के मुख्य वर्णों की संख्या बच्चा हो जाएगी 44। मुख्य वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। तो इस प्रकार से जो है ना आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई वर्ण के भेद और उसकी जो परिभाषा और कौन कौन से कितनी कितनी उसकी संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद शुरू करेंगे आपका जो वर्ण के भेद में पहला भेद है स्वर। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए तो बस इतना ही। अब कल की वीडियो में जो है, कल की वीडियो में आपको जो है इसके आगे स्वर के भेद कि स्वर के भेद कितने प्रकार से हैं, जैसे उच्चारण के आधार पे है, जीवा के प्रयोग के आधार पर है, उसके अलावा आपका होठों की स्थिति के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के अलावा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर भी है, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। तो 5-6 प्रकार से आपके भेद बता रहे हैं। तो वो कल के वीडियो में जो है आपको ये जो भी भेद हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो इतना धीरे धीरे जो है आपको बोल के अगर बोल रहे हैं आप उसको जो है नोट भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। तो आज के लिए बस इतना भी। और एक चीज और आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जो है ना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, ताकि जल्द से जल्द आपको जो है ना लाइव क्लासेज मिल सके। लाइव क्लास में आपके कमेंट्स वगैरह सब लाइव रहेंगे, तो वहाँ पे जो है आपको पढ़ने में और आपके जो प्रश्न होंगे उनको जो है पुटअप करने में, पूछने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार।